नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। साथियों, शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस का ये सेशन। खासकर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी और सिविल सर्विस मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम एक नए थिंकर को लेकर के चल रहे हैं, प्लेटो। हमने पिछली क्लास में सुकरात के बारे में डिस्कशन किया था, आज हमें उनके शिष्य प्लेटो के बारे में डिस्कशन करना है। साथियों, सुकरात का डिस्कशन इसलिए करना जरूरी था क्योंकि प्लेटो के विचारों का आधार कहीं ना कहीं सुकरात से ही जुड़ा हुआ है। जब आप सुकरात को समझ लेते तो बड़ी आसानी से प्लेटो आपको समझ में आ जाता है। शुरुआत करते हैं प्लेटो की। बहुत सारी चीजें मैंने पॉइंट वाइज पीछे लिखी हुई है, मैं आपको समझाता जाऊंगा, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। साथियों, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि प्राचीन यूनान का अत्यंत प्रतिभाशाली दार्शनिक था। प्राचीन यूनान का अत्यंत प्रतिभाशाली दार्शनिक। और साथियों ध्यान रखिएगा, प्लेटो को ही माना जाता है पश्चिमी परंपरा का प्रथम व्यवस्थित राजनीति सिद्धांतकार। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात है कि पश्चिमी परंपरा का ये सबसे पहला व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार माना जाता है। यहां पर सुकरात को यह दर्जा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि सुकरात ने सबसे पहली बात ना तो कोई ग्रंथ लिखा है और उसके विचार भी प्लेटो के आधार पे ही लोगों को समझ में आते हैं। इसलिए व्यवस्थित सिद्धांतकार किसको माना जाता है? प्लेटो को। भले वो यूटोपियन था, स्वप्नशील था, उसके विचार यथार्थ से जुड़े हुए नहीं थे, फिर भी ये इसने एक अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है आदर्श राज्य का और आदर्शवत राज्य का। न्याय के सिद्धांत को भी हम इसको देखेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ इनिशियल चीजें इसके बारे में डिस्कशन में ले लेते हैं। सबसे पहली बात है, प्लेटो ने राजनीति की ऐसी समस्याओं पर विचार किया और विचार करके अपने तरफ से कुछ निर्णय प्रस्तुत किए हैं जो आज भी बहुत ज्वलंत मुद्दा रहते हैं, आज भी उस पर चर्चा होती है। और प्लेटो ने जो विचार दिए हैं उन पर, उन मुद्दों को लेकर के आज भी वाद विवाद, वार्तालाप, तर्क होता रहता है। बहुत बड़ी बात है कि आज से 2000-2500 साल पहले व्यक्ति कोई बात कहता है राजनीति के क्षेत्र में और वो बात आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है। साथियों, सबसे बड़ी बात है जब हम बात करेंगे प्लेटो की, तो प्लेटो एक ऐसा व्यक्ति है जो कुलीन वर्ग में पैदा हुआ है। कुलीन वर्ग मतलब एक अच्छे खाते पीते घर में पैदा हुआ है, जिसकी वजह से देखिए जो संपन्न घराना होता है उसमें एक चीज बड़ी कॉमन होती है कि वो घराना राजनीति से किसी न किसी प्रकार से जुड़ाव रखता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि सत्ता संबंधी जो विचार है वो उसको उत्तराधिकार में, सक्सेशन में ही मिले थे, क्योंकि वो जिस घर में जन्म लेता वो घर कहीं ना कहीं क्या है, राजनीतिक क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ है। एक्चुअल जो प्लेटो है, प्लेटो का नाम क्या था साथियों? एक्चुअल प्लेटो का नाम है एरिस्टोक्लीस। क्या नाम है साथियों? एरिस्टोक्लीस। एरिस्टोक्लीस इसका उचित नाम, जो जैसे एक स्कूल का नाम होता है ना साथियों, और एक नाम वो घर का बुलाते हैं चिंटू पिंटू, लेकिन एक चिंटू पिंटू के अलावा स्कूल का एक सही नाम भी होता है। तो एक्चुअल इसका नाम एरिस्टोक्लीस था, सामने लिखा हुआ है एरिस्टोक्लीस। लेकिन इसको प्लेटो या अफलातून क्यों कहते थे? ये एक सुंदर, अच्छे सुडौल शरीर का, चौड़े कंधों का एक व्यक्ति था, एक पुरुष था, और ऐसी संरचना प्राप्त करने की वजह से, ऐसी संरचना इसकी शरीर की होने की वजह से इसको प्लेटो या अफलातून भी कहते थे। साथियों, ये एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था। थोड़े से जीवन का परिचय जरूरी है क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक व्यक्ति अपने विचारों को बदलने के लिए अपने आप को फ्लेक्सिबल क्यों बनाता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहीं ना कहीं उसके अंदर थी। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मतलब होता है कि परिस्थितियों के अनुसार हमें चलने की आदत होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन, 2 बार उसने मेडल भी जीते हैं, एक अच्छा योद्धा, एक वीर सैनिक, और कई प्रकार के हथियारों को चलाने में वो कुशल था। ये सामान्य चीजें आप देखेंगे विचारों को बदलने में कितनी सहायक होती हैं उसके लिए। यही चीजें सामने लिखी हुई हैं, आप देख रहे हैं कि प्लेटो का मूल नाम क्या था साथियों? एरिस्टोक्लीस, जो मैंने आपको बताया। ये क्या था? सुंदर और शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट था। यहां पर लिखा हुआ है चौड़े कंधे, इसी कारण इसका नाम क्या था? अफलातून, या इसको प्लेटो भी कहा जाता है, प्लेटो या अफलातून कहा जाता है। मैंने यहां लिखा है अच्छा स्पोर्ट्समैन था, साथ में वीर सैनिक के रूप में भी इसने अपनी जो ख्याति है वो अर्जित कर रखी थी। अब सबसे बड़ी बात है साथियों, इन सारी चीजों के होने के साथ साथ ये अरस्तु का शिष्य था, जो उस समय का महान इंटेलेक्चुअल या दार्शनिक था। अरस्तु का शिष्य होने के नाते 399 बीसी, मतलब वह समय जब अरस्तु को मृत्युदंड दिया गया था, उसके पहले तक ये उससे जुड़ा रहा और उससे कई चीजें दर्शन के क्षेत्र में या इंटेलेक्चुअलिटी के क्षेत्र में सीखता रहा। साथियों, सबसे बड़ी बात है यहां पर कि जैसे ही सुकरात को मृत्युदंड दिया गया, सुकरात से जुड़ा हुआ था कब तक? जब तक सुकरात को मृत्युदंड नहीं दिया गया। सॉरी साथियों, यहां पर सुकरात ध्यान रखिएगा, 399 बीसी में सुकरात को मृत्युदंड दिया गया। जैसे ही मृत्युदंड दिया गया वैसे ही प्लेटो क्या करता है? एथेंस को छोड़ देता है। सुकरात
को लेकर के, उसके मृत्युदंड को लेकर के एक चिंतन के साथ साथ अंदर से एक इरिटेशन भी कि भाई ऐसा हुआ क्यों, इतना इतना सरल और इतने कटाक्ष भरे तरीके से अगर किसी बात को जनता तक पहुंचा रहा है और ये बात कहीं ना कहीं लोकतंत्र में सुधार भी कर सकती, उसके बाद उसको विरोधी मान करके क्या कर दिया गया, मृत्युदंड दे दिया गया। इन बातों से चिंतित होते हुए उसने क्या किया, देश छोड़ दिया। देश छोड़ करके वो इटली, मिस्र, फारस, इन अलग अलग देशों में गया। वहां की शासन व्यवस्थाओं का इसने क्या किया, अध्ययन किया। शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के बाद यह कहा जाता है कि वो भारत भी आया और भारत आने में वहां पर भारत में उसने क्या किया, उपनिषदों या वेदांतों का अध्ययन किया। उपनिषदों और वेदांतों के अध्ययन का प्रमाण इस बात से कुछ विद्वान निकालते हैं कि इसका जो न्याय का सिद्धांत है वो पुरातन भारतीय धर्म के विचार से काफी मिलता जुलता है। तो ये कह सकते हैं कि हो सकता है भारत आया हो, लेकिन कुछ विद्वान इस बात को बिल्कुल भी अस्वीकार कर देते हैं कि भारत आया। लेकिन ये बात तो सही है कि एथेंस छोड़ करके मिस्र, इटली ऐसे देशों में गया, फारस गया और वहां की शासन व्यवस्थाओं का इसने क्या किया, अध्ययन किया। शासन व्यवस्थाओं के अध्ययन के बाद उसको लगा कि भाई एथेंस की व्यवस्थाओं में क्या कमियां हैं जिसको दूर किया जाना चाहिए। यही चीजें पीछे लिखी हुई आप देखेंगे। सबसे पहली बात कि सुकरात की तर्क विद्या इससे अत्यधिक प्रभावित था। 399 बीसी में सुकरात को जब मृत्युदंड मिला, ध्यान रखिएगा, उसके पहले तक वो क्या था, उसके सानिध्य में रहा था। किसके, सुकरात के सानिध्य में। साथियों देखेंगे सुकरात की मृत्युदंड के पश्चात ये कहा गया, आप देखेंगे कि ये विदेश यात्रा पर निकल गया। मिस्र, फारस और इटली जैसे देशों की यात्रा की। यात्रा का उद्देश्य क्या था, यात्रा का उद्देश्य था, ध्यान रखिएगा, यहां की शासन व्यवस्था का अध्ययन करना। साथियों शासन व्यवस्था के अध्ययन के बाद मैंने आपको जो भारत वाली बात बताई, ये देखिए सामने लिखा हुआ है। कुछ विद्वानों के मतानुसार प्लेटो ने भारत की भी यात्रा की और भारत में वेदांत या उपनिषद का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया, वेदांत या उपनिषद का। और इसको लेकर के तर्क देते हैं विद्वान कि इसीलिए प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है, प्लेटो का बेसिकली ध्यान रखिएगा, जो न्याय का सिद्धांत है, न्याय संबंधी विचार है, भारत के धर्म संबंधी प्राचीन विचार से मेल खाते हैं। ये एक संयोग भी हो सकता है, ये एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन कुछ विचारक इस पे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं कि नहीं भाई वो भारत भी आया था। नेक्स्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है आपके सामने साथियों, कि जब विदेश यात्रा से लौट करके ये एथेंस पहुंचता है तो वहां पर एक दर्शन अकादमी की स्थापना करता है ताकि वो दर्शन का अध्ययन कर सके और दर्शन की व्याख्या कर सके। अरस्तु इसका शिष्य इसी दर्शन केंद्र या दर्शन अकादमी का शिष्य था। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है साथियों, यहीं से अरस्तु की शिक्षा और मानसिक विकास की शुरुआत होती है। सामने लिखा हुआ है, देखेंगे विदेश यात्राओं से लौटकर प्लेटो ने क्या किया, दर्शन शास्त्र के अध्ययन और उसकी व्याख्या के लिए सबसे पहले क्या किया, अपनी अकादमी या संस्थान की स्थापना की, दर्शन अकादमी की स्थापना की। अरस्तु इसी अकादमी का शिष्य था या इसी अकादमी का स्टूडेंट था। साथियों दर्शन अकादमी ने बहुत ही गहरे तरीके से, आप देखेंगे, जो लोकतांत्रिक प्रणालियां थी एथेंस और नगर राज्यों में प्रचलित थी उसका अध्ययन भी किया था। सबसे बड़ी बात है उसमें जो कमियां थी, उन कमियों के बाद यथार्थवादी सुधार क्या हो, इस पर प्लेटो ने बहुत अच्छा तरीके से कोई एक निष्कर्ष या प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि उसने एक आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत कर दी। साथियों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि प्लेटो ने सबसे पहले क्या किया, न्याय। अगर मृत्युदंड उसके गुरु को दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसको वो अन्याय से जोड़ करके देखता है और वो न्याय की अवधारणा, ये न्याय की अवधारणा नैतिकता पे आधारित है और ये क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर न्याय का जो कॉन्सेप्ट है वो नैतिकता पे आधारित है। न्याय की जो अवधारणा है उस अवधारणा को उसने अपने रिपब्लिक नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया है और इसी न्याय के साथ साथ आदर्श राज्य की संकल्पना भी प्रस्तुत की है। तो न्याय की अवधारणा किसकी है साथियों, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले परीक्षा उपयोगी बिंदु है, परीक्षा के लिए प्रमुख बिंदु है कि न्याय की जो अवधारणा है वो प्लेटो की है। साथ में आदर्श राज्य का कॉन्सेप्ट उसने रिपब्लिक नामक पुस्तक में दिया। यही चीज यहां पर लिखी हुई आप देख रहे हैं। प्लेटो ने क्या किया, न्याय की अवधारणा दी और इसे साकार करने के लिए आदर्श राज्य की संकल्पना की। किसकी संकल्पना की साथियों, आदर्श राज्य की संकल्पना की। आदर्श राज्य का जो विचार आप देखेंगे रिपब्लिक में दिया हुआ है, इसमें एक बात बहुत अच्छी लिखी है साथियों। बात यह लिखी है कि अगर क्या करना है, अगर जनता का कल्याण करना है, शासन व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे तरीके से चलाना है, तो आवश्यक यह है, देखिए जनता का कल्याण, शासन व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे तरीके से चलाना, ये सारी चीजें आदर्श राज्य से जुड़े हुए पक्ष हैं, ठीक है ना। इसके लिए जरूरी है कि जो सत्ता है वो दार्शनिकों को सौंप दी जाए, या तो राजा स्वयं
पढ़ करके अध्ययन करके स्वयं दार्शनिक बन जाए। या तो राजा स्वयं दार्शनिक बन जाए साथियों, या फिर सत्ता से राजा को हटा करके किसी दार्शनिक को सत्ता सौंप दी जाए। यहां दार्शनिक एक त्यागी व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा, त्यागी व्यक्ति है। जब प्लेटो की शिक्षा प्रणाली हम अध्ययन करेंगे तो उसमें देखेंगे त्यागी व्यक्ति क्यों है। 50 वर्ष के एक कड़े अध्ययन और कठोर व्यवहारिक अनुभव के बाद कैसे व्यक्ति दार्शनिक बन जाता है। यह दार्शनिक का मतलब साथियों इंटेलेक्चुअल है। इंटेलेक्चुअल ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी चीज का लालच नहीं, ना तो संपत्ति का लालच है, न ही स्त्रियों का लालच है। उसे ही क्या करनी चाहिए, सत्ता सौंपी जानी चाहिए। ऐसी बात उसने कही है, ध्यान रखेंगे साथियों। एक बार इसको पढ़ देते हैं, किसमें, अपने विश्वास में। समाज का उद्धार तभी हो सकता है, देखेंगे कब हो सकता है, जब सत्ता की बागडोर किसे सौंप दी जाए, आप देख रहे हैं दार्शनिकों के हाथों में सौंप दी जाए। किसके हाथों में सौंप दी जाए, दार्शनिकों के हाथों में सौंप दी जाए। साथियों क्या यह संभव है, क्या यह संभव है? एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं। एक राजा क्या अपने पद को छोड़कर के आसानी से चला जाएगा? आदर्श राज्य इसलिए यूटोपियन कॉन्सेप्ट कहलाता है, स्वप्नशील राज्य, जिसको इस व्यवस्था को व्यवहारिक रूप से आप देख ही नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं साथियों। एग्जाम्पल यह है कि जो आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की थी प्लेटो ने, उसको व्यवहारिक रूप से अपने यहां इंप्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए सिसिली, ध्यान रखिएगा यहां पर लिखा हुआ है सिसिली की राजधानी सिराक्यूस, सिसिली की राजधानी सिराक्यूस का एक शासक था डायोनीसियस। उसने क्या किया, जब प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में सुना तो प्लेटो से कहा, भाई आप हमारे यहां आइए और जिस आदर्श राज्य की संकल्पना आप करते हैं उसको यहां पर सिराक्यूस में लागू करके बताइए। प्लेटो ने भी निमंत्रण स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के साथ साथ अपना काम जाके वहां शुरू कर दिया कि आदर्श राज्य की स्थापना कैसे की जाए। जब आदर्श राज्य की स्थापना की शर्तों को डायोनीसियस जैसे क्रूर और निर्दयी शासक ने सुना कि या तो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो उसको सत्ता छोड़ देनी पड़ेगी, या उसको कठोर अनुशासन में रह करके अत्यधिक अध्ययन करके उसको दार्शनिक बनना पड़ेगा। इन दोनों चीजों से उसका वास्ता नहीं था। उसको लगा कि ये उसके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि वो अपनी अय्याशियों को नहीं छोड़ना चाहता था और अपने व्यवहार को नहीं बदलना चाहता था। जब प्लेटो ने ऐसी शर्त उसके सामने रखी तो उसने प्लेटो को गिरफ्तार करा के कारागार में बंद करवा दिया। आदर्श राज्य की संकल्पना की बात चल रही है साथियों, एक छोटा सा व्यवहारिक एग्जाम्पल उसके जीवन का मैं दे रहा हूं। देखिए, प्लेटो को कारागार में बंद करा दिया और बंद कराने के पश्चात कुछ समय पश्चात उसको बाजार में गुलाम बना करके बेच दिया। एक दार्शनिक, एक महान दार्शनिक, और उसे गुलाम बना करके बाजार में बेच दिया। लेकिन ये एक अच्छी प्रघटना हुई प्लेटो के साथ कि उसे उसके ही एक मित्र ने खरीद लिया और खरीद करके स्वतंत्र कर दिया। उसके जीवन में जब इतनी बड़ी प्रघटना हुई तो उसने अपने व्यवहारों में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। अब आदर्श राज्य का जो यूटोपियन कॉन्सेप्ट था, स्वप्नशील कॉन्सेप्ट था, उसने छोड़ दिया और भविष्य में जो नए ग्रंथ लिखे उसने, रिपब्लिक में तो आदर्श राज्य और न्याय के सिद्धांत की बात की, लेकिन बाद में जो स्टेट्समैन और लॉस जैसे ग्रंथ लिखे उसमें एक बात कह दी साथियों, एक बात यह कह दी कि मनुष्य के स्वभाव में कुछ ऐसी कमजोरियां हैं, जिन कमजोरियों और कुछ ऐसी कमियों के साथ साथ कुछ ऐसी विकृतियां हैं जिनके चलते आदर्श राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती, मतलब दार्शनिकों के हाथ में सत्ता नहीं आ सकती। इसलिए आदर्श राज्य के विकल्प के रूप में एक आदर्शवत राज्य स्थापित किया जा सकता है साथियों। क्या स्थापित किया जा सकता है? आदर्शवत राज्य। यह आदर्श राज्य का क्या है? एक विकल्प है। अब कुछ चीजों को साथियों मैं यहां पढ़ देता हूं क्योंकि मैं केवल समझाऊंगा, तो पीछे जो लिखा है उस चीज को आप क्या करेंगे, नोट डाउन करते समय ध्यान में नहीं रख पाएंगे। देखेंगे साथियों, यहां पर लिखा हुआ है, सबसे पहले सिसिली की जो घटना है, जो घटना मैंने आपको बताई कि प्लेटो के विचारों में परिवर्तन करती है, वही घटना जो मैंने अभी डायोनीसियस की बताई, वही लिखा है कि सिसिली की राजधानी सिराक्यूस के शासक डायोनीसियस का निमंत्रण उसे मिला और निमंत्रण के बाद की आगे की पूरी प्रघटना मैंने आपको सुना दी। देखिए, इसके बाद लिखा है, अपने इन्हीं व्यवहारिक अनुभवों के कारण प्लेटो ने क्या किया, स्टेट्समैन और लॉस जैसे, ये उसके दो नए ग्रंथ है, स्टेटमैन और लॉस, ठीक है ना, नामक रचनाओं में आदर्श राज्य की अवधारणा को यथार्थ से जोड़ने का प्रयास किया, और आदर्शवत राज्य की स्थापना का प्रस्ताव रखा।
ये बोला कि आदर्श राज्य की स्थापना तो हो ही नहीं सकती, इसलिए आदर्शवत राज्य की स्थापना की जाए। यह आदर्शवत राज्य बेसिकली कानून पर आधारित होगा, दार्शनिकों की सत्ता पर आधारित नहीं होगा। शायद आज भी जो राज्य है वो कानून पर आधारित है, मतलब ये अपूर्ण राज्य कहीं ना कहीं एक बीच की स्थिति है। प्लेटो के अनुसार इसके ऊपर भी एक स्तर है जहां पर दार्शनिकों की सत्ता स्थापित हो सकती है। आप सोच सकते हो कि 2-2,500 साल पहले इतने स्पष्ट विचार किसने दे दिए? प्लेटो ने दे दिए। साथियों आगे आप देखेंगे कि वही बात जो मैंने आपको अभी बताई समझाई, वही लिखा हुआ है कि प्लेटो ने मनुष्य के वास्तविक स्वभाव और उसकी कमजोरियों को स्वीकार किया है, और स्वीकार करते हुए यह विचार किया है, क्या किया है कि यथार्थ में आदर्श राज्य को स्थापित नहीं किया जा सकता जहां दार्शनिकों की सत्ता स्थापित हो। यथार्थ में यह संभव है ही नहीं। तो यथार्थ में क्या संभव है साथियों? जो मैंने अभी आपको बताया, संभव है आदर्शवत राज्य, ठीक है ना। व्यवहार में आदर्शवत राज्य ही स्थापित किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जो कानून के शासन पर आधारित है। किस पे आधारित है? कानून के शासन पर। आदर्श राज्य में दार्शनिकों की सत्ता, आदर्शवत राज्य में कानून का शासन। साथियों ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद यह कहा गया है कि वस्तुतः आदर्श राज्य की तुलना में जो आदर्शवत राज्य है वो अपूर्ण होता है। मैंने अभी बताया आपको साथियों, अभी हमने इस चीज को डिस्कशन में लिया कि अगर हम आदर्श राज्य से तुलना करेंगे आदर्शवत राज्य की, तो आदर्शवत राज्य क्या है? अपेक्षाकृत अपूर्ण है, लेकिन उसके बाद भी एक्सेप्टेबल है, ग्राह्य है। यही चीज लिखा है कि अपूर्ण होते हुए भी साथियों क्या है? ग्राह्य है, क्योंकि व्यवहारिक योजना पर यह आधारित है। व्यवहारिक योजना का मतलब होता है कि शासन मनुष्यों के लिए है, और मनुष्यों के स्वभाव की कमियों को ध्यान में रखते हुए यह विकल्प दिया गया, तो यह विकल्प ज्यादा अच्छा माना गया। क्योंकि जब हम आदर्शवत राज्य की बात करते हैं तो वहां हर एक मनुष्य को विकास की एक चरम सीमा पर मानते हैं। यहां पर प्लेटो ने कहा यह संभव नहीं है। हर एक मनुष्य विवेकशीलता की उस सीमा पर, सद्गुण की उस सीमा पर नहीं जा सकता। चूंकि नहीं जा सकता, इसलिए आदर्श राज्य की स्थापना भी साथियों संभव नहीं है। संभव क्या चीज है? संभव है आदर्शवत राज्य की स्थापना, जिसमें कानून का बोलबाला होता है। आज इसी को हम विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? रूल ऑफ लॉ। वहां पर क्या था? रूल ऑफ इंटेलेक्चुअल। वहां पर क्या है? व्यक्ति का शासन है, लेकिन वो व्यक्ति कौन है? दार्शनिक। दार्शनिक मतलब जिसको समाज की समस्याओं का ज्ञान है, लोगों की अपेक्षाओं का ज्ञान है, लोगों की आवश्यकताओं का ज्ञान है, और लोगों के कल्याण और खुशी के लिए वो काम कर सकता है, उसको कानून में बांधने की आवश्यकता नहीं। लेकिन साथियों आप देख रहे हैं ये संभावना तो बनती ही नहीं है। क्यों नहीं बनती? क्योंकि यहां पर मनुष्य के स्वभाव में ही अपूर्णता है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा प्लेटो कहते हैं। अब आगे चलेंगे साथियों, कुछ नई चीजों को डिस्कशन करते हैं प्लेटो के बारे में। लिखा हुआ है प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव। चलिए इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव, गुरु का शिष्य पर क्या प्रभाव हुआ, उसके विचारों के विकास पे। देखिए हमने आपको ये चीज पहले भी बताई थी कि जो सुकरात है वो एक भ्रमणशील दार्शनिक है। भ्रमणशील दार्शनिक का मतलब क्या हुआ? वो अपने शिष्यों की टोली के साथ क्या होता था? इधर उधर घूमता रहता था। जहां भी जाता वहां लोगों का हुजूम, भीड़ इकट्ठी कर लेता था, और उनके सामने कोई एक प्रश्न रख देता था, बिल्कुल व्यवहारिक प्रश्न, और उस प्रश्न पर उनसे उत्तर की डिमांड करता था कि भाई आप इस पे अपने तार्किक उत्तर दीजिए। जब लोग तार्किक उत्तर देते थे उनको वो सुनता था, और सुनने के बाद सारे उत्तरों को काट करके निर्णायक रूप से अपने तर्क को प्रस्तुत करता था। साथियों जब ये घुमक्कड़ दार्शनिक इधर उधर घूमता था तो उसकी शिष्य मंडली में प्लेटो भी होता था। प्लेटो भी उन चर्चाओं में शामिल होता था, खासकर ऐसी चर्चाओं में जो चर्चाएं एथेंस में लोकतंत्र के विफल होने से संबंधित हैं, लोकतंत्र के असफल होने से संबंधित हैं। लोकतंत्र के असफल होने से संबंधित समस्याओं में भी सुकरात क्या करता था? और लोगों के विचार लेता था, और विचार लेकर के फिर अंत में क्या करता था? उन विचारों को काट करके अपने तार्किक विचार प्रस्तुत करता था कि लोकतंत्र में क्या कमियां थी एथेंस में, जिसकी वजह से एथेंस के चरित्र का पतन होने लगा। साथियों यही चीज यहां पर लिखी, एक बार पढ़ देते हैं कि प्लेटो युवावस्था में सुकरात के संपर्क में आया।
प्लेटो के चिंतन पर सुकरात की तर्क विद्या का गहरा प्रभाव पड़ा। यह चीज हमने पहले भी डिस्कशन में लिया था कि सुकरात ने 3 चीजें बताई थी। कौन कौन सी 3 चीजें? विचार के रूप में तर्क विद्या, प्रयोजन मूलकता और आकृति सिद्धांत। सबसे ज्यादा जो प्रभाव प्लेटो पर पड़ा है सुकरात का, वो तर्क विद्या के संदर्भ में पड़ा है। यह भी आवश्यक एक आपका पॉइंट बन जाता है एग्जामिनेशन के लिए। साथियों आगे देखेंगे कि प्लेटो ने क्या किया है अपने ग्रंथ रिपब्लिक में। यह चीज मैंने आपको पहले बताई कि रिपब्लिक में क्या किया है। सबसे पहले उसका जो क्रिएशन किया है, निर्माण किया, वो संवाद शैली में किया है। और संवाद शैली में जो एक ग्रंथ लिखा है साथियों, उसमें जो प्रमुख प्रवक्ता है वो अपने गुरु सुकरात को बना दिया है। चूंकि प्रमुख प्रवक्ता सुकरात है, तो जैसा वो देखता था कि भाई ये घुमक्कड़ दार्शनिक जगह जगह जाता है, लोगों के तर्क सुनता और उनको काट करके अपने फाइनल तर्क दे देता है, ठीक वैसे ही उसने क्या किया, उसने सुकरात को एक प्रमुख प्रवक्ता बनाया, संवाद का प्रमुख बनाया, लोगों से तर्क पहले कहलवाए और सुकरात के मुख से उस तर्क को काट करके फिर सुकरात के निर्णायक तर्क को वहां प्रस्तुत किया। ठीक है, ये सारा का सारा जो डिजाइन है साथियों, ये किसमें है? ये सारा डिजाइन मिलता है, ये सारा प्रारूप मिलता है रिपब्लिक में। यही चीज लिखी हुई है कि प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक को संवाद शैली में लिखा है और उसमें सुकरात को क्या कर दिया है? प्रमुख प्रवक्ता बना दिया है और सुकरात के मुख से सारे के सारे विचार कहलवाए। साथियों आगे चलते हैं, कुछ नई चीजें हम देखते हैं। अगर हम सुकरात की बात करेंगे, ये चीज देखिए, लिखिए, एक भ्रमणशील दार्शनिक था, ठीक है, घूमता रहता था और इसके शिष्य मंडली में प्लेटो भी शामिल रहता था। साथियों यहां पर एक बहुत जरूरी चीज है, अगर हम सुकरात की बात करें और सुकरात से पहले के कुछ विचारकों की बात करें, तो यहां पर एक बेसिक डिफरेंस मिलता है। बेसिक डिफरेंस क्या है? आपके सामने लिखा हुआ है, आप देखेंगे। सबसे पहले जो सुकरात के विचार हैं, ये अंतरात्मा के ज्ञान को प्रमुखता देते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अंतरात्मा के ज्ञान को प्रमुखता देते हैं। वहीं पर जो आप देखेंगे कि पूर्ववर्ती विचारक हैं, वो क्या करते हैं? भौतिक तत्वों को प्रमुखता देते हैं। अंतरात्मा के ज्ञान से इनका लेना देना नहीं है, ये केवल भौतिक तत्वों को प्रमुखता देते हैं। 2 चीजें अलग अलग हो गई साथियों। एक तरफ देख रहे हैं सुकरात क्या कर रहे हैं? अंतरात्मा के ज्ञान को प्रमुखता दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो पूर्ववर्ती विचारक है, भौतिक तत्वों को प्रमुखता दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, मुझे उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है सुकरात ने जिसका अंतिम तर्क के रूप में एक शानदार आंसर प्रस्तुत किया है। प्रश्न यह था, जिस प्रश्न को बड़ी दिलचस्पी से कौन सुनता था? प्लेटो। ध्यान रखिएगा, लिखा है सुकरात ने इस समस्या पर विचार किया कि एथेंस में जो प्रशासन है, शासन है, सत्ता है, उसका चरित्र दुर्बल क्यों हुआ। साथियों यह कहता है सुकरात कि चरित्र दुर्बल होने का केवल एक ही कारण है। कारण क्या है? कि वहां पर लोकतंत्र को स्थापित कर दिया गया और जो लोकतंत्र है ये मनोवेगों पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? मनोवेगों पर आधारित होता है, संवेदनाओं पर आधारित होता है। यहां पर तर्क बुद्धि को महत्व नहीं दिया जाता। यही चीज लिखी है साथियों, देखेंगे जो लोकतंत्र है ये एथेंस के चरित्र के पतन और दुर्बल होने का कारण है, क्योंकि इसमें मनोवेगों से कार्य किया जाता है, तर्क बुद्धि से नहीं। जब मनोवेगों से काम होता है साथियों, तो स्थिति क्या होती है? सबके समानता की बात कर दी जाती है। तो यहां पर जो अयोग्य व्यक्ति है, जो चारित्रिक रूप से दुर्बल व्यक्ति है, वो भी चुनाव जीत करके साथियों बड़े बड़े पद पर पहुंच जाता है। अब उसमें योग्यता तो है नहीं, लेकिन बड़े पद पर पहुंच गया, तो उसके अंदर जब योग्यता नहीं है तो उस पद पर जाकर के वो क्या करेगा? भ्रष्टाचार करेगा और अपने कमजोर चरित्र और कम ज्ञान की वजह से वो क्या करेगा? पूरी की पूरी शासन व्यवस्था को ही विफल बना देगा। ये कौन कहता है? सुकरात। ये बहुत अच्छी तरीके से रिपब्लिक में इस बात को किसने प्रस्तुत किया है? ध्यान रखिएगा, प्लेटो ने। लेकिन किसके मुख से सारी बात कहलवा दी है? सुकरात के मुख से कहलवा दी है। साथियों वही चीज लिखा है, आप देखेंगे, मनोवेगों से लोकतंत्र में कार्य होता है, बुद्धि से नहीं। फलता चरित्रहीन और अयोग्य व्यक्ति क्या होता है? चुनाव जीत करके उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं और उच्च पद प्राप्त करने के बाद साथियों देखेंगे ये स्वहित में काम करते हैं। राज्य हित में, जनहित में काम न करके स्वहित में काम करते हैं। शायद आज की भी राजनीति ऐसी ही कुछ है। आज की राजनीति में साथियों देखेंगे तो उसमें भी स्वहित महत्वपूर्ण हो गए हैं, जनहित कहीं द्वितीयक विषय वस्तु बन गया है। साथियों आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद कि यहां पर प्लेटो ने क्या किया है। सबसे पहले एक अलग पॉइंट है आपके लिए, जब प्लेटो की चिंतन और अन्वेषण पद्धति की बात करते हैं तो अभी हम सुकरात के प्रभाव की चर्चा कर रहे हैं कि प्लेटो के ऊपर सुकरात का क्या प्रभाव हुआ।
अब उसकी जो अन्वेषण पद्धति थी वो पद्धति भी कहीं ना कहीं सुकरात से प्रभावित थी। वही चीज यहां पर लिखी है और लिखा है कि सुकरात के निम्नलिखित विचार को प्लेटो ने क्या किया है, व्यवस्थित रूप से और विशेष रूप से विकसित करने की कोशिश की है। कौन सा विचार है, यहां पर लिखा हुआ है कि ज्ञान और राय में अंतर। कौन सा विचार है साथियों, ज्ञान और राय। ओपिनियन होता है और एक नॉलेज होता है, ज्ञान और राय में अंतर। देखिए ज्ञान को क्या कहा है प्लेटो ने, एक्चुअली सुकरात ने कहा है, उसको फिर प्लेटो ने दोहराया है। यह कहा है कि ज्ञान स्थायी होता है और सत्य के निकट होता है, लेकिन जो राय होती है, ओपिनियन होता है, यह देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती, अर्थात इसमें परिवर्तनशीलता और अस्थायित्व होता है। तो अच्छा क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ज्ञान अच्छा होता है क्योंकि स्थायी है, इसीलिए निर्विकार भी है, ध्यान रखेंगे। लेकिन जो राय है साथियों, राय की स्थिति क्या बन रही है, यह अस्थायी है और देश काल परिस्थितियों के अनुसार यह बदल जाती है। तो जो चीज बदलती है वो चीज अच्छी नहीं मानी किसने, प्लेटो ने, और यह कहा कि ज्ञान ज्यादा अच्छा है और ज्ञान के आधार पर अगर चरित्र बनता है वो चरित्र ज्यादा स्थायी होता है और ज्यादा अच्छा होता है। साथियों आगे देखेंगे कुछ बातें यहां पर और महत्वपूर्ण इससे जुड़ी हुई हैं। आप देखेंगे कि ज्ञान और राय के आधार पर ही यहां पर प्लेटो ने सद्गुणों की भी चर्चा कर दी है। किसकी, सद्गुणों की चर्चा कर दी है। बोलते हैं प्लेटो कि जब हम सद्गुण की बात करेंगे तो ये सद्गुण भी दो आधारों पर निर्धारित किए जाते हैं। पहला आधार है साथियों ज्ञान आधारित सद्गुण और दूसरा आधार है राय आधारित सद्गुण। ज्ञान आधारित सद्गुण में वही गुण होंगे जो ज्ञान में है, मतलब इसमें स्थायित्व होगा साथियों। वही चीज लिखा है कि स्थायित्व होगा, ये चिरंतर होगा, चिरंतर होगा, स्थायित्व होगा। और ऐसा सद्गुण ही क्या करता है, ऐसा सद्गुण ही क्या करता है, एक विवेकशील प्राणी का निर्माण करता है, एक दार्शनिक का निर्माण करता है, एक इंटेलेक्चुअल का निर्माण करता है। लेकिन जो राय आधारित बेसिकली क्या है, सद्गुण है, यह परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशीलता व्यक्तित्व को अनस्टेबल या अनस्थायी बना देती है। अस्थायी बनाने की वजह से मतलब क्या, कि आज वो कोई एक बात कह रहा है तो उसके साथ नहीं है, दूसरे दिन उसने किसी दूसरी बात का फेवर करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर ज्ञान है, राय मतलब होता है दूसरों से सुनकर के अपने विचार बनाना। जब आप दूसरों से सुनकर के विचार बनाते हैं, आपको आज किसी की बात अच्छी लगी, कल किसी और की बात अच्छी लगी, मतलब आपके व्यक्तित्व में बदलाव होता रहेगा। लेकिन आपके स्वयं में अगर ज्ञान आ गया और उस ज्ञान से आपने क्या किया, अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, तो वो स्थायी हो जाएगा, फिर और लोगों की राय से वो बदलेगा नहीं। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यही बात यहां पर प्लेटो समझाना चाहते हैं। प्लेटो के अनुसार प्लेटो क्या कहते हैं साथियों, प्लेटो कहते हैं कि सद्गुण ही ज्ञान की सीढ़ी है। ध्यान रखिएगा, सद्गुण मतलब, सद्गुण का मतलब होता है ऐसे गुण जो गुण नैतिक हो और नैतिक होने के साथ साथ कल्याणकारी हो। ध्यान रखिएगा, सद्गुण ही ज्ञान की सीढ़ी है। चरित्र में सद्गुण या सदाचार विकसित करके ही ज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सद्गुण या सदाचार विकसित करके ही ज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जब तक आपके अंदर अच्छा चरित्र नहीं है, आपके अंदर सद्गुण नहीं है, तब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए पहले आपको निश्चल बनना पड़ेगा। साथियों ये कौन कहते हैं, प्लेटो कहते हैं। बहुत अच्छे से चीजों को समझते जाइए। अब हम देखते हैं कि सुकरात की जो द्वंद्वात्मक शैली है उसको लेकर के प्लेटो ने क्या कहा और क्या किया, किस प्रकार से उसको आगे विस्तृत रूप से परिभाषित किया। साथियों द्वंद्वात्मक शैली का मतलब क्या होता है, तो लिखा है कि प्लेटो ने इस संदर्भ में अंतर विरोधों, असंगतियों और अपूर्णताओं को उभारा है। अंतर विरोधों, असंगतियों और अपूर्णताओं को उभारा है। साथियों इसका मतलब क्या होता है, अंतर विरोध, असंगति और अपूर्णताएं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। द्वंद्व, द्वंद्व किसमें होता है, विपरीत विचारों में। ठीक है, अब किसी एक बात को हमने आधार के रूप में ले लिया, अब उस बात से संबंधित जो उसके समर्थन में विचार है और उसके विरोध में विचार है, दोनों विचारों को आमंत्रित कर लिया। प्लेटो कहते हैं इससे फायदा यह होता है कि अब आप क्या करोगे, जब दोनों विचारों को आमंत्रित कर लोगे तो आपका जो ये स्टेटमेंट है, कथन है या परिकल्पना है, उसमें जो असत्य का पुट है वो काफी हद तक समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाएगा साथियों,
क्योंकि जब विरोधी विचारों के साथ उसका क्या होगा, एक मंथन होगा, तो मंथन से अपेक्षाकृत अधिक अच्छा ज्ञान निकलेगा जो सत्य के निकट होगा। साथियों इस चीज को ध्यान रखिएगा, यही बात लिखी हुई है यहां पर कि सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने के लिए भी उसने क्या किया, अंतर विरोधों, असंगतियों और अपूर्णताओं को लेकर के चलने की बात कही। चाहे समाज की समस्याएं हो, चाहे राजनीतिक सत्ता की समस्याएं हो, या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण की बात हो, सभी के लिए उसने द्वंद्वात्मक पद्धति की बात कही है कि विरोधी विचारों को आमंत्रित करो। जब ये विचार एक दूसरे से टकराएंगे साथियों, तो टकराने के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वो सत्य के अधिक निकट होगा, अधिक प्रत्यक्ष ज्ञान होगा साथियों, क्योंकि दोनों के टकराने से असत्य भाग धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। साथियों चलिए इसके बाद एक और विचार इसका डिस्कशन में लेते हैं। इन चीजों को अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें मैंने शॉर्ट में इसलिए डिजाइन की हैं कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ 2-3 लाइनों में उसको समझ सकें, सीख सकें। अब आगे देखते हैं कि प्लेटो ने जो दृष्टांतों का प्रयोग किया है, वो दृष्टांतों के प्रयोग की क्या बात है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपने लिख लिया होगा। अब आगे चलते हैं, एक नेक्स्ट पॉइंट डिस्कशन में लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने लिखा नहीं है, इसलिए इसको मैं शॉर्ट में लिखता जाऊंगा साथियों। दृष्टांतों का प्रयोग लिखेंगे, प्लेटो और दृष्टांतों का प्रयोग। ठीक है, दृष्टांत कहां से लिए इसने, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, दृष्टांत साथियों इन्होंने लिए हैं कला के क्षेत्र से और प्रकृति से। 2 जगह से इन्होंने दृष्टांतों को ग्रहण किया। ठीक है, अब ये दृष्टांत होते क्या है, किसी चीज को बताने के लिए किसी अन्य चीज का सहारा ले लेना दृष्टांत कहलाता है। साथियों जो दृष्टांत पद्धति है, जो दृष्टांत इन्होंने लिए हैं, अगर हम देखेंगे कला के क्षेत्र से, तो कला के क्षेत्र में कौन कौन चीजें आ जाती हैं। जैसे आप देखेंगे चिकित्सक है या शिल्पकार है, लिख सकते हैं किसका दृष्टांत लिया है, चिकित्सक, शिल्पकार। वहीं पर आप देखेंगे प्रकृति के क्षेत्र में पशु पक्षी होते हैं, तो पशु का दृष्टांत खासकर हम देखेंगे कि कुत्ते का दृष्टांत लिया हुआ है। कैसे, इसको आगे आप देखेंगे। देखिए साथियों, दृष्टांत कहीं से लेना गलत नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि जब राजनीति, नैतिकता, सामाजिक समस्याओं या व्यक्तित्व की बात आती है और उसको स्पष्ट करने के लिए हम दृष्टांत लेते हैं, तो दृष्टांत कहीं ना कहीं हमारे विचारों को और हमारे निर्णय को प्रखर तो बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ये विरोधाभासी हो जाते हैं, और विरोधाभासी होने के कारण संकट भी उत्पन्न करते हैं। देखिए, ये कहते हैं प्लेटो कि दोस्तों, जब आपको मान लीजिए जूते बनवाने, तो जूते बनवाने के लिए आप एक कुशल कारीगर को ढूंढते हो। कभी आप बीमार पड़ गए तो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आप कुशल डॉक्टर को, एक बहुत ही बेस्ट डॉक्टर को ढूंढते हो। तब ऐसे में देश को चलाने के लिए, सत्ता को चलाने के लिए एक बहुत अच्छे बुद्धिजीवी या इंटेलेक्चुअल को आप क्यों नहीं ढूंढते। तर्क तो सही है कि जूते बनाने जैसा छोटा सा काम अगर करना है, और उसके लिए भी हम निर्चीर विवेक करते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति हम इतने सजग हैं कि हमेशा एक अच्छे डॉक्टर को हम सोचते हैं कि हम उसके इलाज कराएं, उसके इलाज से हम ठीक हो जाएं। तो फिर साथियों यहां पर यह बात बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम जब राज सत्ता में, उस समय लोकतंत्र था, किसी को निर्वाचित करते हैं, तो वहां पर हम बुद्धिजीवियों की तरफ या दार्शनिकों की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते, उनका निर्वाचन क्यों नहीं करते, सत्ता उनके हाथ में क्यों नहीं सौंप देते। बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट बात है साथियों। और ये जो बात कहते हुए थोड़ा सा एक बहुत अटपटा सा इन्होंने क्या किया है, एक तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण किया है। इन्होंने एथेंस के जो संरक्षक हैं, स्टेट्समैन हैं, या जिसको बोल सकते हैं प्रशासक हैं, उन प्रशासकों की तुलना प्रहरी कुत्तों से कर दी है। किससे कर दी है, प्रहरी कुत्तों से कर दी है। ये कुत्ते केवल क्या करते हैं, भौंकते हैं, काटते हैं, लेकिन कभी भी आपकी भलाई के लिए कार्य नहीं करते। ये एक तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण किया है। साथियों यहां पर देखिए, जब दृष्टांतों का प्रयोग होता है तो उससे समस्याएं कैसे पैदा होती। अब हम स्टेट्समैन की बात कर दें, या मान लीजिए राजमर्मज्ञों की चर्चा करें, या फिर संरक्षकों या प्रशासकों की चर्चा करें, सब पर्यायवाची, ठीक है ना। चाहे हम संरक्षक बोलें, प्रशासक बोलें प्लेटो के संदर्भ में, या राजमर्मज्ञ बोलें, स्टेट्समैन बोलें, हम इनकी चर्चा करें तो साथियों एक चीज सामने निकल करके आती है। एक तरफ प्लेटो कहते हैं कि भाई ये जो राजमर्मज्ञ हैं, जब ये काम करे तो ये जैसे शिल्पी कार्य करते हैं वैसा काम करें।
वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि जैसे एक चिकित्सक या डॉक्टर काम करता है या राजवैद्य काम करता है वैसा काम करें। अब यहां पर देखिए अंतर विरोध क्या आता है। जब एक कलाकार या शिल्पकार अपनी कला को अंजाम देता है, उसको व्यवहारिक रूप से सामने लाता है, तो किसी प्रकार की बंदिशों को नहीं मानता, किसी प्रकार की भी बंदिशों को या बंधन को नहीं मानता और स्वतंत्र और उन्मुक्त रूप से अपनी कला का प्रदर्शन करता है, कला का निर्माण करता है। लेकिन साथियों, एक डॉक्टर जब किसी रोगी का, किसी पेशेंट का इलाज करता है तो वहां पर वो उतनी ही ज्यादा, जिसको बोल सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस या बंधनों में बंधा रहता है, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता। उसको बहुत ज्यादा प्रतिबंधों के साथ वहां पर किसी रोगी की सेवा करनी पड़ती है या फिर रोगी का इलाज करना पड़ता है। यहां पर एक बात समझ में आ रही साथियों कि आपने एक ही राजमर्मज्ञ को एक तरफ बोल दिया कि शिल्पी और कलाकार जैसे काम करो और दूसरी तरफ बोल दिया चिकित्सक जैसे आप व्यवहार करो। ये दोनों चीजें एक ही व्यक्तित्व में, ये दो विपरीत चीजें क्या हो सकती हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर होती भी है तो उसको एक मनोवैज्ञानिक बीमारी कहा जाता है। तो दृष्टांतों का जो प्रयोग है वो प्रयोग व्यवहारिक रूप से उतना उचित नहीं समझ में आता जब प्लेटो क्या करते हैं, इसके माध्यम से चाहे नैतिक पक्ष हो, चाहे राजनीतिक समस्या हो, चाहे जीवन के संबंध में समस्याएं हो, चाहे सामाजिक पक्ष हो या चाहे व्यक्तित्व का निर्माण हो, जब इन सारी चीजों को वो क्या करते हैं, दृष्टांतों के माध्यम से समझाते हैं, तो कहीं ना कहीं वे खुद उलझ करके रह जाते हैं। साथियों, आज हमने बहुत सारी चीजें चर्चा में ली हैं प्लेटो के इस फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में 2-3 महत्वपूर्ण बातें हमें डिस्कशन में लेनी है साथियों। एक सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात है वो है आपका न्याय का सिद्धांत और आदर्श राज्य की संकल्पना, और इसके बारे में यह बात कि आदर्श राज्य की स्थापना कैसे होगी और स्थापना के लिए जो चरण बताए हैं वो कैसे समग्रता में अनुशासन को प्रदर्शित करते हैं। समग्रता में अनुशासन मतलब सारे विषयों का एक साथ इन्वॉल्वमेंट, ये चीज देखेंगे साथियों। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पक्ष है प्लेटो की शिक्षा प्रणाली, साथ में प्लेटो का साम्यवाद जो संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद से संबंधित है। इन सारे पहलुओं पर जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे 6 से 7 प्रश्न आपके टीजीटी पीजीटी में आ भी चुके हैं, ध्यान रखिएगा। इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। आज जितनी चीजें हमने इनिशियल चर्चा की, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चीजों को एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा, साथ में नोट डाउन करते चलिएगा साथियों। नेक्स्ट में पार्ट 2 में फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।